गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस एकेडमी ऐप पे। और मैं एसके सिंह। आज फिर से हम लोग का क्लास जो है वो ऐप और यूट्यूब पे दोनों पे साथ साथ चलता है। ठीक है, तो दोनों पे जो है अपना क्लास कंटिन्यू अभी चल रहा है। और वीडियोज़ भी मैं इस चैप्टर का पूरा वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे भी छोड़ रहा हूँ और अपने एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। ठीक है, सो आप क्लास करें और आई होप कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से हम लोग। अभी जो करंट चैप्टर हम लोग का चल रहा है, ठीक है, तो वो अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 2 हमने पिछले दिन कवर किया है, ये वाला। ठीक है, पार्ट 2 हमने कवर किया। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 3 को। ठीक है, इसमें हमने एम्पियर के नियम को जो मैक्सवेल जो है वो सुधार दिए थे, उसके बाद की चीज़ों को जो है हम लोग कवर करेंगे आज। सो डोंट वरी, आई होप चीज़ें क्लीन होंगी। तो आज जो हम लोग का क्लास होगा ना, वो कुछ अच्छा होने वाला है। एक्चुअली होता तो हर दिन अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोगों का क्लास ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में पार्ट 3 में आज हम लोग जो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देखते हैं। ठीक है, या विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण या विशेषताएं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या तरंग के गुण। तो इसको हम लोग देखें यदि, ठीक है, चले देखते हैं जल्दी से हम लोग। टॉपिक नोट करोगे? ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ठीक है, सभी दोस्तों में चीज़ें शेयर कर दें ताकि सभी का ईजिली चीज़ें मिल पाए, सभी का ये टॉपिक जो है वो ईजिली क्लियर हो पाए। ठीक है, सो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी इसको शेयर भी करोगे। ठीक है, तो चले पहले तो आप डालोगे विद्युत चुंबकीय तरंग का निम्नलिखित गुण है। निम्नलिखित गुण है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का या तरंग का निम्नलिखित गुण है, या गुण इस प्रकार है भी यहाँ आप डाल सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यदि हम आए ना, तो फर्स्ट जो टॉपिक मैं लूँगा, वो देखोगे इसकी चाल, किसकी चाल जी? विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। ठीक है, तो इसकी चाल प्रकाश के इसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट मेरा जो विशेषताएं हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की, वो क्या है कि इसकी चाल
प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इट मीन्स आप बोल सकते हो अर्थात डेट इज, अर्थात क्या, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि प्रकाश की चाल यही होती है। सेकेंड यदि हम लोग देखें तो आप बोल सकते हो ये प्रकाश की तरह परावर्तन अपवर्तन का प्रभाव दर्शाता है। ये भी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे भी प्रकाश की तरह अपवर्तन कॉमा परावर्तन, ठीक है, ये भी प्रकाश की तरह अपवर्तन परावर्तन etc का प्रभाव बताता है। ठीक है, प्रभाव दर्शाता है या बताता है। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन अगर हम लोग देखें थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लॉन्गिट्यूडनल, आई होप, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं या होती हैं। ठीक है, अगर फोर्थ नंबर ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, अनुप्रस्थ समझ रहे हो ना। अब देखो यदि हम फोर्थ नंबर ऑप्शन देखें हम लोग, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन में आप इस प्रकार बोल सकते हो कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यानी आवेशहीन होता है। यदि आप 5 नंबर में चलो तो लिख सकते हो ये जिस तरह से टकराती है, ये जिस सतह, लिख दो, सतह से ये जिस सतह से टकराती है उस पर दबाव बनाती है, उस पर दबाव डालती है या बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको नोट करोगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, हरी अप, दिख रहा है, चीज़ें क्लीन है तो नहीं। वो एक्चुअली थोड़ा सा जो है ना वो राइटिंग में प्रॉब्लम है, बट इतना भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए चीज़ें, वो आ जाएंगी। एक्चुअली एक साथ दोनों को यूज़ करते हैं ना, कभी मार्कर कभी ये, तो थोड़ा सा होता है, वो हैंड राइटिंग में हो जाता है। ये जिस सतह से टकराती है उस पर दबाव डालती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो बनेंगे, जैसे देखोगे बोल सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें कोई नहीं, अनुप्रस्थ। इस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, करोगे। आगे चले हम लोग। हरी अप, जल्दी करोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखोगे। इसको मैं क्लीन करूं,
देखोगे आप यूँ कह सकते हो कि वर्तमान में इसका प्रयोग अधिकांश जगह पर होता है। वर्तमान में इसका प्रयोग अधिकांश जगहों पर वर्तमान में इसका प्रयोग क्या होता है? अधिकांश जगहों पर होता है। जैसे वायरलेस डिवाइस, कॉमा ब्लूटूथ, कॉमा मोबाइल, यहाँ तक कि एटलीस्ट आप सैटेलाइट जो जानते हो ना, कार, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। रिमोट कंट्रोलर जो जैसे कार ले लो, एरोप्लेन ले लो, जो रिमोट से कंट्रोल होता है, वो सब इसी पे आधारित होते हैं और सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो होते हैं। यहाँ तक कि आप सैटेलाइट की भी अगर बातें करो ना, यहाँ तक कि जो ड्रोन अभी कैमरा होता है, सैटेलाइट की बात कर दो, ड्रोन, टीवी, रेडियो और निर्वात में जो सैटेलाइट होता है, SATELLITE, सैटेलाइट, कॉमा स्पेस स्टेशन ETC, ठीक है। तो ये सब भी क्या होते हैं ना, ये सब भी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ही आधारित है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि वायरलेस डिवाइस वर्क करता है या आधारित होता है, या वायरलेस डिवाइस में होते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य दोनों, विद्युत चुंबकीय ए और सी दोनों, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय होगा, और जब विद्युत चुंबकीय होगा तो वो अनुप्रस्थ ऑटोमेटिक होंगे, है ना। तो बातें समझ में आ रहा। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि टीवी संचालित होती है किन किरणों द्वारा? प्रकाश द्वारा, अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को आपको टिक कर लेना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक नोट करोगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे। देखो निर्वात में मैंने इसलिए बताया कि सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्टेशन, ये सब जो है वो निर्वात में इसलिए क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी जा सकती। इसको चलने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सबसे अच्छा गुण ये माना जाता है कि इसको कहीं भी जाना हो तो ये ऑटोमेटिक जा सकता है। इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यह कहीं भी जा सकता है, यहाँ तक कि स्पेस में भी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। हरी अप, जल्दी करोगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, हरी अप, जल्दी करें। ओके, चले आगे, चले क्या आगे हम लोग, डोंट वरी। तो देखते हैं आगे, फिर क्लीन करता हूं मैं इसको। देखो ये तो यूज लायक चीज़ है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देख लोगे याद हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब देखोगे अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहें, तो आप देख सकते हो यहाँ एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। क्या बोलता है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। ठीक है, देखोगे 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होगा। तो एक्चुअली ध्यान में रखोगे c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही जो है इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल होता है। यानी ये वाला जो है इतना का वैल्यू यही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख पाओगे, इसको चाहो तो सॉल्व भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। देखो डोंट वरी, c बराबर इसको बनाना चाहो तो c बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करो ना तो 1/, ठीक है, इस μ0 का वैल्यू कितना होता है 4π इंटू 10 टू दी पावर, 4π इंटू 10 टू दी पावर -7। ध्यान में है ना जी। अरे चुंबकीय क्षेत्र में मैंने पढ़ाया था, चुंबकीय क्षेत्र में ये कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर। या फिर एक काम कर दो, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे डाल दो। एक काम कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या डालोगे 1/9। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। देखोगे इसको आप यूँ कर सकते हो, फोर पाई एप्सिलॉन। देखोगे ये 4π मैंने अपने मन से यहाँ डाला है क्योंकि यहाँ केवल एप्सिलॉन था। ये तो μ0 का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ और जो है ये μ0 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका वैल्यू हमको पता है कि 8.854 × 10⁻⁻, ठीक है। तो वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻20, सॉरी -12। यहाँ डाल सकते हो, बट उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक काम करोगे आप, जब 4π से यहाँ किए हो गुना तो नीचे भी 4π दे दो ना, बैलेंस हो जाएगा। 4π से 4π खत्म हो जाएंगे, 4π से 4π समाप्त हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? अब कर दो। देखोगे एक्चुअली इस 4π से इस 4π को आप कैंसल आउट कर पाओगे और यहाँ पे आपके बच जाएंगे 1/√10⁻⁷ और गुना। अब क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिख पाओगे, ये 4π एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू 1/9 गुना 10⁻⁹, क्योंकि देखोगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10⁻9 होता है। तो मैं इसको ले जा रहा हूँ तो ये 1 बटा आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 4π एप्सिलॉन नॉट का मान पूछूंगा तो नीचे कुछ नहीं तो तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा ना। तो 4π एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुना 10⁻9। चीज़ें यहाँ तक क्लीन है ना। तो एक काम करोगे, ये ऊपर आएगा, इसको अगर आप बनाना चाहो आगे, इसको आप अगर आगे बनाना चाह रहे हो तो 10⁻⁻7 गुने, ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में, 10⁻⁹ और नीचे जो है 9 है। ठीक है, अब एक काम कर दो, 1/10⁻⁷ और 9 16, तो यहाँ 10⁻8 आ जाएगा ऊपर, 10⁻⁻8। ठीक है, क्योंकि रूट में 16 है, 10⁻16 है तो 10⁻8 और नीचे 9 का 3 हो जाएगा।
ये जब बाउंस करेगा ना ऊपर, ये बाउंस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कैसे बाउंस कर रहा है? देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंस करेगा, तो ये बाउंस करेगा तो ऊपर 1 से 3 में गुना करोगे 3 हो जाएगा, गुने 1/10 का पावर -8। अब सोचो ना, ये 3 है तो 3 लिखा, -8 है ऊपर जाएगा तो +8। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा आपका जो है ये वाला 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। मिटाओ, जल्दी से नोट करोगे इसको, नोट करोगे इसको। वैसे ऑब्जेक्टिव में ही ये क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान में रखोगे, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं आगे हम लोग। वैसे वीडियोज मैं छोड़ रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप चीज़ों को कवर कर लोगे। देखोगे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूँ, दूसरा क्वेश्चन यदि मैं आपको दूँ, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होगी डियर, उसको आप ऐसे कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत, बी में वेक्टर ई क्रॉस, हाँ वही बात तो है। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत। फिर अगर आप आओगे वेक्टर ई क्रॉस, देखो इतना इजी तो क्वेश्चन, इतना ऐसे ऑप्शन नहीं मिलता ना, इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ डालोगे वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के लंबवत, और फिर डी में नन ऑफ दिस। ठीक है, चीज़ें समझोगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत। तो देखो चारों ऑप्शन इतना सटीक है ना, इतना सटीक चारों ऑप्शन है कि आपको ये पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे कि एक्चुअली विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा जो होती है डियर, वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबवत में टिक मत मारना। ठीक है, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएंगे, इसको आप टिक कर लोगे बी नंबर को, और चीज़ें ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच
विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0। ऑप्शन नंबर बी π/2, सी पाई और डी नॉट, इनमें कोई नहीं। तो देखो कि एक्चुअली विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो एंगल बनता है उसको अगर आप ठीक से गौर फरमाओगे तो ये वाला जो है इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर ई का इक्वेशन मानो, ठीक है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इसको मैं विद्युतीय मान लूँ सपोज डेट, तो ये जो है चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। बोले तो आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर, इट मीन्स π/2। तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कोण, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि 90 का कोण बनाएगा। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 डिग्री, सो डैट यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। चले आगे, हरी अप जल्दी करोगे और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करें। और अपना एक और चैनल है, नेक्स्ट संडे को हम लोग उसी पे लाइव आएंगे, SKS एकेडमी ऐप पे। SKS एकेडमी लालगंज नाम से जो अपना चैनल है यूट्यूब पे, वो भी चल रहा है और उस पर हम लोग अगले संडे यानी आने वाले संडे को उस पर लाइव आएंगे। और एप्लीकेशन पे तो ओनली पेड क्लास चल रहा है, ठीक है। हरी अप, चीज़ें क्लीन है यहाँ तक, देखोगे? चले आगे, चीजें क्लीन अप करोगे? चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी, डोंट वरी। अब देखोगे, यदि आप आ जाओ तो हम लोग देखेंगे मैक्सवेल का संबंध। मैक्सवेल का संबंध, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन क्या है, तो चीज़ें समझोगे। इन्होंने बताया ई वाई मतलब वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ये बोलते हैं वाई, इट मीन्स वाई अक्ष के अनुदिश। तो ये क्या होता है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c, ठीक है। ये इन्होंने बताया इक्वेशन 1। फिर इन्होंने जेड अक्ष के लिए बताया बी जेड यानी चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि देखो ये वाई अक्ष होता है, एक्स वाई और ये जेड, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वाई अक्ष में अगर विद्युतीय गया ई गया तो इधर ये चुंबकीय बी ला रहे हैं, ठीक है। तो ई वाई बराबर बोल सकते हो कि विद्युतीय क्षेत्र का वाई अक्ष के अनुदिश तात्क्षणिक मान, और इस बी जेड को बोल सकते हो कि जेड अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का तात्क्षणिक मान। ये क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस एक्स बटा सी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। अब क्या करोगे ना, चीज़ें समझोगे। अब यहाँ से इन्होंने रिलेशन बताया कि यहाँ हेयर ई वाई वाई अक्ष की दिशा में ई वाई वाई अक्ष की दिशा में ई वाई वाई अक्ष की दिशा में तात्क्षणिक विद्युतीय क्षेत्र है। और क्या, बी जेड जेड अक्ष में जेड अक्ष की दिशा में जेड अक्ष की दिशा में तात्क्षणिक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लीन है। और यहां से जो इन्होंने रिलेशन बताया वो क्या बताया, आप गौर फरमाओगे। यहां इन्होंने बोला ई नॉट बराबर विद्युतीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, क्या बताया, विद्युतीय क्षेत्र का आयाम एम्पलीट्यूड, और बी नॉट को बताया चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, हरी अप, ओपन कर लो, आई होप खुला होना चाहिए, है ना। हाँ, ओपन कर लो, ओपन कर लो। यहाँ तक चीज़ें करेंगे। सिट, बैठिए। चीज़ें करें, बैठ जाओ। लाइट है, देखो, फैन ऑन कर लेना। नहीं है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मीटर में जल रहा है बल्ब, ठीक है। हरी अप, यहां तक चीजें क्लीन है। क्लीन कर दूं इसको। मैक्सवेल का संबंध हम लोग देखेंगे, तो इसको मैं केवल क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, देखोगे मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल के नियम से मैक्सवेल ने क्या बताया, C इज इक्वल टू ई नॉट बट्टा बी नॉट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आप डालोगे, C इज इक्वल टू ई नॉट बट्टा बी नॉट, आप चाहो तो इसको घेर के छोड़ सकते हो।
ठीक है। और यहाँ से अगर आप बी नोट कभी निकालो, यानी अगर बी नोट कभी निकालना हुआ तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो ई नोट बट्टा सी। कभी ई नोट निकालने का मूड हुआ तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ई नोट कभी निकालने का मूड हुआ तो प्रॉब्लम है, तो आपको करना होगा सी इंटू बी नोट। और इस प्रकार से यहाँ पे कुछ फार्मूला बनते हैं जिनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लीन होंगे। ओके, करेंगे यहाँ तक चीज़ों को। हरी अप। यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। बस यहाँ तक करना है। एंड नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। फिर अगले क्लास में हम लोग पार्ट 4 में इससे आगे की चीज़ें करेंगे। चीज़ें क्लीन करोगे।